नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा को लेकर आरएसएस कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रही है। संघ बीजेपी को जीत का मंत्र भी दे रही है और साथ ही कुछ नसीहत भी दे रही है। विधानसभा चुनाव में आरएसएस की चेतावनी के बाद भी बीजेपी ने कई गलतियां की, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। इस बार गलतियां ना हो, इसलिए बीजेपी के नेता संघ से लगातार मिल रहे हैं। आरएसएस इस बार नोटा का विरोध भी खुलकर कर रही है। तो सवाल यह है कि आरएसएस की नसीहत लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का मंत्र बनेगी या फिर बीजेपी इसे अनसुना करेगी, और अगर अनसुना किया तो कहां उसे दिक्कत होगी, और साथ ही साथ संघ किस फॉर्मूले पर बीजेपी को आगे बढ़ाना चाह रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, डिस्कस करेंगे उसके बाद। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। संघ के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी खुद भोपाल में डेरा डाल चुके हैं। भोपाल लोकसभा से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले के बाद आरएसएस ने भी पूरा जोर लगा दिया है। जोशी संघ कार्यालय समिधा में संघ पदाधिकारियों और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। संघ और बीजेपी में सबसे ज्यादा मंथन यदि किसी सीट को लेकर हो रहा है तो वो है भोपाल, जिस पर कांग्रेस ने दिग्विजय को उम्मीदवार घोषित किया है। दिग्विजय को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये बीजेपी के साथ साथ संघ की भी परीक्षा है। दिग्विजय की उम्मीदवारी से आसपास की कई सीटों पर ध्रुवीकरण की स्थिति है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह में से एक नोटा को माना गया। इस बार आरएसएस ने नोटा का भी खुलकर विरोध किया है। कुछ लोग उदासीन भाव से मत डालने से बचते हैं या नोटा का प्रयोग करते हैं। तो संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का आग्रह है कि नोटा का अर्थ यह है कि हम उपलब्ध में से किसी को भी न चुनें। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि उपलब्ध में से कई बार सबसे खराब भी चुना जाता है। मध्य प्रदेश में आरएसएस की जड़ें बेहद गहरी हैं। विधानसभा में आरएसएस की चेतावनी नहीं मानने पर कई सीटों को बीजेपी गंवा चुकी है। दोनों के बीच तालमेल और चुनाव को लेकर गंभीरता से साफ है कि राज्य की सत्ता हाथ से निकलने के बाद अब केंद्र की सत्ता नहीं गंवा सकती, क्योंकि अगर दिल्ली की कुर्सी गई तो बीजेपी के साथ साथ संघ के अच्छे दिन भी जा सकते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो आरएसएस के भरोसे रहेगी क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी? सवाल यही उठता है। लेकिन ग्वालियर में जिस तरह से संघ की सालाना जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ही साफ कर दिया गया था कि अब आइडिया जो है वो संघ का रहेगा और साथ ही साथ बीजेपी को उस आइडिया को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो टिकट बंटवारा हो, चाहे वो बूथ लेवल का व्यक्ति हो, या फिर संघ के बाकी अनुषंगिक संगठन हो जो बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर काम करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। अनिल सौमित्र जी बीजेपी प्रवक्ता हैं और संघ की फैक्ट्री से ही निकले हैं। रमेश शर्मा साहब संघ मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रमेश शर्मा साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब सालाना बैठक हुई थी तब भी आपकी और हमारी बातचीत हुई थी। आपने कहा था कि सालाना बैठक में जो होता है वो संघ के बाकी कामों को लेकर, संघ के आगे के कार्यक्रमों को लेकर और सालाना कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए होता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हो, ऐसे में वो भी मध्य प्रदेश जो संघ की सबसे बड़ी नर्सरी कही जाती है, मालवा सेक्टर जहां संघ की सबसे बड़ी नर्सरी, जहां से बाकी चीज़ें फॉलो करते हुए आप लोग चलते हैं, सवाल ये है कि चुनाव को लेकर क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है? उस हिसाब से ही बीजेपी काम करेगी? देखिए, मोटे तौर पर ब्लूप्रिंट तो भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार किया होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मार्गदर्शन के लिए संघ के पदाधिकारियों के पास आते हैं और वो उचित समय पर संघ के पदाधिकारी उनको मार्गदर्शन देते हैं। इतने, बाकी कोई ऐसा ब्लूप्रिंट और जिसके लिए उनको, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि अगर हार जाएगी तो संघ का स्थिति खराब, तो संघ की स्थिति कभी खराब होती नहीं। संघ प्रतिबंध भी लगे हैं तब भी संघ की गतिविधियां अपनी चलती हैं और वो इस राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण
के लिए और संस्कृति के उन्नयन के लिए संघ काम करता है। और जहाँ तक नोटा की और वोट की बात थी, हमेशा संघ का मामला है, संघ का विचार व्यक्ति से बहुत ऊपर होता है, धर्म से, जाति से, वर्ण से, वर्ग से, इससे बहुत ऊपर वो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करता है। तो संघ वाले जब भी अपील करते हैं, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन माना जाता है संघ, और उस नाते भाजपा को क्या करना है वो भाजपा के स्तरीय विचार होता है। लेकिन संघ कभी भी डायरेक्ट संघ से संबंधित संगठन कह सकते हैं कि भाजपा को वोट दो या किस व्यक्ति को जिताओ, किस व्यक्ति को हरा, लेकिन संघ के स्तर पर कभी भी किसी को रमेश शर्मा साहब, इसलिए ये आप चाहे इस बात से इनकार कर दें, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और हर समझदार पत्रकार ये बात जानता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश के बाहर का हो, कि अगर बीजेपी को कोई मैसेज पहुंचाना है पूरे भारत के अंदर, तो संघ एक ऐसी लॉबी है जो सीधे जनता से कनेक्ट में है पूरे भारत में। अगर सरकार को कोई काम करना है तो सालों लग जाएंगे जनता तक पहुंचने में, लेकिन संघ को आपने कह दिया तो घंटों में पहुंच जाएंगे। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये देख, हाँ, ये मैं इस बात से सहमत हूं। ऐसे संगठन की कार्य क्षेत्र है वो मंडल स्तर तक उसका है, प्रखंड स्तर तक है। और अगर संघ चालक जी को कुछ संदेश देना होता है तो 1 घंटे के भीतर माननीय सरसंघ चालक जी से लेकर के खंड स्तर के कार्यकर्ता तक, शाखा तक संदेश पहुंच सकता है। ये संघ की अपनी व्यवस्था है और उस आधार पर संघ काम करता है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तमाम लोग हैं, इसीलिए भैया जी जोशी से मुलाकात हुई थी लेने के लिए आते हैं। रमेश शर्मा साहब, जहां राष्ट्र की इसीलिए भैया जी जोशी से मुलाकात हुई थी संविदा में? जी। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ। देखिए भूपेंद्र गुप्ता साहब, चलिए रुकिए, मैं आपसे बात करूंगा शर्मा साहब। भूपेंद्र गुप्ता साहब, एक तरफ संघ जो है वो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, संघ अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है। हालांकि संगठन तौर पर आप भी मजबूत हुए होंगे, फिर से 15 साल बाद सत्ता में आए हैं, तो आपके हर एक कार्यकर्ता में जरूर थोड़ा सा चार्जिंग लेवल वो जरूर बढ़ा होगा। ऐसे में एक संगठन जो पहले से 15 साल से और ज़्यादा मजबूत हुआ है, हालांकि संघ जो है वो लंबे समय से काम कर रहा है, लेकिन एक अलग ही विचारधारा बाकी अनुषांगिक संगठन संघ के, और इधर कांग्रेस अकेली है। कैसे ये आप जो है तालमेल बिठाएंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे इनसे? कांग्रेस अकेली नहीं है, उसके साथ जनता है, और इसीलिए जो है ये जितनी भी जो है डींगे मारी जाती हैं इनके शक्ति की, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जो है परास्त किया है मध्य प्रदेश में जनता ने। तो जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इस तरह से जो लोग राजनीति में विरोधाभास की राजनीति करते हैं, कि अपने आप को कहते तो हैं कि सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन 24 घंटे राजनीति करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। और संघ की जो फंडिंग होती है वो भारतीय जनता पार्टी उसका उपकरण है उसके लिए। ये सारे जो फंड जुटाती है भारतीय जनता पार्टी जुटाती है, तो वो आधार है। अगर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, मध्य प्रदेश में कमज़ोर हो रही है या आज दिल्ली में कमज़ोर होगी, तो उनकी जो है फंडिंग की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए जो है वो पूरी जान लगाएंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संघ को चाहिए कि अगर वो राजनीति के प्रति इतने उत्सुक हैं और उनके अंदर इतनी त्वरा है राजनीति करने की, तो उन्हें सीधे जनता के बीच में उतरना चाहिए अपना एजेंडा लेकर। वो भारतीय जनता पार्टी का एक नकली एजेंडा लेकर जनता में उतरते हैं और पीछे के रास्ते से अपना एजेंडा लागू करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, और जब सरकार बन जाती है तो जो है हिंदू मुसलमान का एजेंडा चालू हो जाता है। तो ये जो दो विरोधाभास की राजनीति है, ये जो दोमुही राजनीति है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि देश को जो है कन्फ्यूजन में डाल के, देश को जो है विसंगतियों में खड़ा करके एक अराजकता का वातावरण बनता है, और वो देश के विकास के रास्ते में बाधक होता है। तो ये परिस्थितियां सामने हैं। अब जो भोपाल और मध्य प्रदेश की बात है, उसमें जो है ये कोई चुनौती नहीं है, ये चुनौती हमेशा से रही है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जिन संगठनों के लिए फंडिंग की है, जिनको जो है पुरस्कृत करने की कोशिश की, वो लगातार 1925 से कांग्रेस के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हो। कांग्रेस उनसे संघर्ष करती आ रही है। तो ये कोई नया नहीं है कि हमको जो है इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस इन चुनौतियों का सामना करती आ रही है, आगे भी करेगी। और ये तो ऐसा द्वंद्व है कि जो हर देश में, हर राष्ट्र में इस तरह से चलता रहता है, भारत में भी चल रहा है। और उसका एक धारा का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, दूसरी धारा का हम करते हैं। अनिल सौमित्र जी,
यहाँ भूपेंद्र गुप्ता साहब आरोप लगा रहे हैं कि पहले रास्ते से आते हैं और पीछे रास्ते से दूसरे फंडे अपनाए जाते हैं। पहले तो उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। देखिए, कौन किस रास्ते से जाता है, ये तो अपना अपना रास्ता संगठन तय करता है ना। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस का रास्ता तय कर सकते हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो किस रास्ते से राजनीति करेंगे, कैसे करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में सबको पता है, और मैं बैठा हूं ना, मैं यहाँ स्वयंसेवक के रूप में बैठा हूं, और स्वयंसेवक के नाते भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा जो भी काम होता है वो काम करता हूं। पत्रकारिता भी किया तो स्वयंसेवक के रूप में किया है, तो हमारा तो मूल स्वयंसेवकत्व है, उसके आधार पर हम किसी भी क्षेत्र में जाके काम करते हैं। और अब शायद भूपेंद्र जी को भी पता होगा कि सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं जो स्वयंसेवक रहे हैं और जो स्वयंसेवक हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। देशभक्ति करना, राष्ट्रीयता की बात करना, सेना संत और उसकी समर्थन करना, इसमें कहाँ इसमें राजनीति की बात है। और संघ सांस्कृतिक संगठन है, ये तो सिद्ध हो चुका है, लेकिन राजनीति को संघ प्रभावित करता है, ये भी सच्चाई है। और जब जैसा मौका आता है, नेहरू जी ने भी संघ का सहयोग लिया था, आपको याद होगा। और इसीलिए 26 जनवरी के परेड में जब चीन की लड़ाई हुई थी, उसके बाद 26 जनवरी के परेड में संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया था। पूछिए क्यों बुलाया था। और इंदिरा जी ने भी सहयोग लिया कई दफे, उसके पहले भी कई दफे जब पाकिस्तान का हमला हुआ था तब भी नेहरू जी ने सहयोग लिया था, तब भी पटेल जी ने सहयोग लिया था। तो उसमें संघ अच्छे काम में, और आज भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो बिना सांप्रदायिक भेदभाव के संघ के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं सेवा करने। तो आप अगर बोलना है, ठीक है, अभी तो राजनीति संघ जो है, बोलेंगे। संघ कुटिलता पूर्वक जो है ऐसे तथ्यों को स्थापित करने की कोशिश करती है जो परम झूठ है। ना तो 1962 की परेड में इनको बुलाया गया, ना जो है इनसे जवाहरलाल नेहरू ने कोई रिक्वेस्ट की, इनके पास कोई इसके डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हो तो दिखा दीजिए। आइए दिखाइए, आइए भाई, मैदान में आइए। आप कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो सब झूठे, सब झूठे भाई। आपके जो है सारे तथ्य झूठे हैं, और इसकी जो है इसकी हमारे पास भी वीडियो से लेकर सब परेड की सब चीजें हैं। तो ये जो इस तरह के जो झूठे तथ्य बोल बोलकर ये अपनी छवि सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सारे तथ्य जो है गलत है, और इन तथ्यों की, हाँ, ये तथ्य नहीं, हम हमारे पास तथ्य है, उन्हें हम ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं, और ये भी लाएं तो इनकी हिम्मत है तो ये भी लाएं। बता दीजिए ये चीजें जो है ये पब्लिक डोमेन में है, ये सब पब्लिक डोमेन में है चीजें। कभी भी इन्हें जो है कि 26 जनवरी की परेड में नहीं बुलाया गया, ये मैं आपको यहाँ पर पूरे बोल रहा हूँ पब्लिक डोमेन में। और ये लाए ऐसे तथ्य सामने कि इनको बुलाया गया था और ये परेड में कभी शामिल हुए थे, और जवाहरलाल नेहरू ने इनसे रिक्वेस्ट की थी। और ये भी बता दें कि ये किस पाकिस्तान के युद्ध में इनसे सहायता ली, इसके कोई इनके पास प्रमाण हो तो आप बता दें। इस तरह के झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इतिहास की कुटिल संरचना करने की चेष्टाएं गलत है। मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर हेडगेवार संघ की स्थापना के बाद भी कांग्रेस के पदाधिकारी, ये छोड़, अभी हेडगेवार में मत घुसिए। अभी आप 26 जनवरी 1962 की चर्चा करिए। अभी आप 26 जनवरी की चर्चा करिए, तथ्यों का इंटरमिक्सिंग मत करिए। आप ये बताइए 26 जनवरी 1962 आपने कहा परेड में आप शामिल थे क्या? इसके तथ्य दे दीजिए आप देश को। हाँ, तो आपका संगठन शामिल था क्या? इसके तथ्य आप लाइए, सार्वजनिक करिए। बिल्कुल नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, झूठ है। और उस पर जो संघ का रिएक्शन आया है कि 15 साल शिवराज के और 10 साल दिग्विजय सिंह के, क्या इससे खलबली तो नहीं है कांग्रेस के अंदर? क्योंकि 1962 में ना मैं जाने वाला हूं, ना इस डिबेट को ले जाऊंगा अभी। नहीं, कांग्रेस में कोई खलबली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जरूर है, उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं, ये तो इन्हें सोचना है। कांग्रेस में सौमित्र जी, क्या तैयारी है संघ की तरफ से? संघ की तरफ से साफ निर्देश है कि अगर शिवराज सिंह चौहान वहां से खड़े होते हैं, क्योंकि 90% तो यही सामने आ रहा है, बाकी 10% अगर पार्टी का विचार कुछ और बने राष्ट्रीय संगठन का, तो वो कुछ और निर्णय ले सकता है केंद्रीय नेतृत्व। सवाल यह है कि किन मुद्दों के साथ, क्योंकि अगर आप जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है, और जिस तरह से रमेश शर्मा साहब ने कहा कि ब्लूप्रिंट तो बीजेपी के अंदर तैयार होता है, हम तो सिर्फ फॉलो करते हैं और बाकी निर्देश देते हैं। अनिल जी। निश्चित रूप से विजय जी, चुनाव लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी
का उम्मीदवार करेगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगेगा। और संघ ने तो कहा है, संघ ने तो भाजपा को लेकर कोई विषय बताया भी नहीं है। संघ ने ये कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए, और उन्होंने नोटा के खिलाफ अपनी बात कही है, क्योंकि आपको ये जो लोकतंत्र और जो संविधान अधिकार देता है मतदान का, वो नोटा उस अधिकार को, उस मतदान के भाव को। मैं रमेश शर्मा साहब से एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। रमेश शर्मा साहब, संघ को ऐसा क्यों लगता है कि नोटा पर जो वोट पड़े हैं उससे बीजेपी को ही नुकसान है? वो ऐसा क्यों सोचकर चलता है कि जो नोटा में पड़े हैं वो कांग्रेस के नहीं थे? ये क्यों सोचकर चलता है संघ? देखिए, नहीं, संघ ने ये जरूर कहा है कि नोटा से बचना चाहिए और वोट करना चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अगर आप वोट कर रहे हैं तो भाजपा को करें या कांग्रेस को करें या किसको करें किसको ना करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट लोकतंत्र का एक प्रकार का त्योहार है, आपका राइट है, आपको इस्तेमाल करना है। ये जरूर वो कहते हैं कि आपको उस उम्मीदवार को वोट करना है जो राष्ट्र को, उसकी संस्कृति को, उसकी गरिमा को जो मजबूत करता हो। उसमें सारे लोग और गरिमा आ जाती है नोटा की बात होती है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस भी नोटा के खिलाफ है? क्या कांग्रेस भी आगे बढ़कर नोटा के खिलाफ जाएगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल ये जो है चुनाव सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अधिकार भी हमें जो है संवैधानिक संस्था ने दिया है कि हम चाहें तो अपनी चॉइस को जो है हम नोटा में वोट डाल सकते हैं। और जब ये सुविधा हमको ये चुनाव आयोग ने दी है, एक संवैधानिक संस्था ने निर्णय करके पूरे समूचे देश की राजनीतिक पार्टियों ने बैठ के निर्णय लिया है और ये मार्गदर्शन दिया है कि ये तीसरी चॉइस भी हो सकती है मतदाता की, तो इसको डिनाई करने का कोई कारण ही नहीं है। जो मतदाता अगर सोचता है कि दोनों जो है उम्मीदवार काम के नहीं हैं, तो वो अपने ये भी चॉइस जाहिर कर सकता है। और इससे जो है भविष्य में जो है दोनों पार्टियों को, और जो 3 पार्टियां 4 पार्टियां जितनी भी हों, उन्हें अच्छे उम्मीदवार चुनने के लिए एक मार्गदर्शन, एक दिशा मिलेगी कि साहब जनता ने अगर लेकिन शर्मा साहब का कहना है कि हम उसके प्रति जागृत करेंगे, जनता के सामने लाना चाहिए, उसके प्रति बताएंगे लोगों को, क्योंकि संघ को और बीजेपी को यह लग रहा है कि जहां नोटा में वोट ज्यादा पड़े, अगर वो वोट बीजेपी को मिल जाते तो शायद जीत संभव होती। ये तो काल्पनिक बातें हैं, हाइपोथेसिस है। जब चुनाव हार जाता है आदमी तो इस तरह के कई गणित लगाते हैं, सभी पार्टियां लगाती हैं, लेकिन उन गणितों का कोई औचित्य नहीं होता। नहीं, लेकिन संघ ने ये गणित नहीं लगाया कि नोटा से भाजपा की हार हुई है, किसकी हार हुई है। उन्होंने ये कहा कि नोटा से बचिए, जिसको आप ठीक समझते हैं उसको वोट करिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा संघ वालों ने नोटा से बचना होता तो नोटा का विकल्प नहीं होता उसमें। भाजपा हारी। अगर चुनाव आयोग ने नोटा रखा है और संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर है तो आप भी सम्मान करिए उसका। संवैधानिक अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी कहिए। हाँ, नहीं, उसका सम्मान कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, नोटा जो होता है वो कंफ्यूज्ड वोट है। वो आपको जो उम्मीदवार होते हैं उसमें जो बेस्ट उम्मीदवार है उसको चुनने का अधिकार संविधान देती है। और वो आपने मांग किया, डिमांड किया तो नन ऑफ एबव कर दिया कि ऊपर वाले में से जो भी उम्मीदवार है उसमें से किसी को नहीं देना। अब ये आपने मतदान का प्रयोग किया, ये बताइए ना, आपको अधिकार मिल गया तो अधिकार का दुरुपयोग करो आप। ये बताइए भाई, ये पिछले चुनाव में आप विरोध करते ना, सबसे अच्छा लगता है उसको आप वोट करिए, बजाय इसके जी पिछले चुनाव में विरोध करते। हम शुरू से विरोध कर रहे हैं नोटा का। नोटा जो है हमारे मतदान को व्यर्थ करता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम अपने अधिकार को व्यर्थ क्यों गवाएं? जो हमको पसंद होगा, जो कम पसंद होगा उसको दे देंगे, जो ज्यादा पसंद होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं अनिल सुमित्र जी आपसे कि क्या संघ बीजेपी की कुछ कार्यप्रणालियों से नाराज तो नहीं है? क्योंकि बार बार संघ की मीटिंग होना, बार बार संघ के बड़े कार्यकर्ताओं का भोपाल पहुंचना, संविधा में बैठकर मीटिंग लेना, देखिए साहब, इस बात से तो आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि संघ को कोई इंटरेस्ट नहीं है। संघ पूरी दिलचस्पी दिखा रहा है और इस लोकसभा चुनाव से उसे बहुत ही मतलब भी नहीं, उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है। हाँ, निश्चित रूप से है। देश देखिए गलत हाथों में ना जाए इसकी चिंता संघ करता है, हमेशा करता रहा है। और इसके लिए जो श्रेष्ठ दल है, भूपेंद्र गुप्ता साहब, अगर आपकी सरकार आती है तो शायद वो गलत हाथों में चला जाएगा, ये कहना है अनिल सुमित्र जी का। अभी क्या मध्य प्रदेश गलत हाथों में है अनिल सुमित्र जी? निश्चित रूप से संघ पर प्रतिबंध लगाते हैं भैया, 3-3, 4-4 बार लगा चुके। निश्चित। अरे क्या अभी मध्य प्रदेश गलत हाथों में है? अरे कांग्रेस की जब सरकार रही है संघ पर प्रतिबंध लगाए। अभी मध्य प्रदेश में कहा कि
प्रतिबंध लगा देंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब जवाब दीजिएगा। जो आप धमकी देंगे, जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे, आप लोगों की सरकार आती है तो वो गलत हाथ हो जाते हैं, गलत हाथों में देश चला जाता है। के लोगों ने यही राष्ट्र निर्माण की शिक्षा है कि जीवन भर झूठ बोलो, झूठ के अलावा कुछ मत बोलो। अभी इनसे पूछे, मुझे बोलने दीजिए, अब आप बीच में मत बोलिए। इनसे पूछें कि कांग्रेस ने कहाँ प्रतिबंध लगाने की बात की है कि ये झूठ जो है, मॉन्गरिंग जो है, अफवाहें उड़ाना देश में और अफवाहों के माध्यम से लोगों को कंफ्यूज करना, इस विसंगति के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब इनसे पूछें कहाँ पर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाने की बात की और ये झूठ ये क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे इनका लक्ष्य क्या है और ये जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हैं और ये भ्रम क्यों फैलाना चाहते हैं, ये ना तो संघ बता पाएगा ना ये भैया बता पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में डेपुटेशन पर गए। तो ये जो है ये डेपुटेशनिज्म जो है ये नीचे तक है, ब्लॉक स्तर तक इनका जो है संघ का आदमी बैठा है जो सबसे पावरफुल है, वो पूरी भाजपा को कंट्रोल करता है। जो इनका संगठन मंत्री होता है वो कितना ही बड़ा अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर सबको जो है दुत्कार के बुलाता है, क्लास लेता है। ऐसे अखबारों में रोज बयान छपते हैं कि आज जो है फलाने जो है संगठन मंत्री ने क्लास ली सरकार की। तो ये जो है इनकी जो स्थिति है ये पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है जो पीछे के दरवाजे से राजनीति को नियंत्रित करता है। और जो ये तो अनुकरण करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का अपना ना तो जो है स्वयं का विवेक है, ना इनकी स्वयं की कोई सोच है, ना फिलॉसफी है। गंभीर विचारधारा में चल रहे हैं। अनिल सोमत्री जी जवाब दीजिएगा इसका। संघ को राजनीति में आना चाहिए, अपना एजेंडा सामने रखना चाहिए। अनिल सोमत्री जी जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार करेंगे। ये बंबई में इन्होंने स्वीकार किया, फर्जी जब बदनाम हो गए उसके पहले ये गांधी को गाली देते थे, अभी भी देते हैं पीछे के दरवाजे से। अभी जो गांधी और गोडसे को एक साथ नहीं माना जा सकता है, ये दोनों काम एक साथ करते हैं। ये गोडसे को भी मानते हैं, गांधी को भी, गांधी का नारा लगाते हैं। उसको अगर भाई जो डॉक्यूमेंटेड है उसको भी आप नकार देंगे। बता रहे ना आपकी भोपाल की कॉन्फ्रेंस में नकार दिया था, बंबई में एक्सेप्ट किया था, फिर तीसरी कॉन्फ्रेंस में फिर एक्सेप्ट कर लिया। गांधीवादी समाजवाद, गांधी की तस्वीर छापने से 15 साल तक बचती है। बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। अब आप किस दिन फिर से गांधी को बाहर कर दोगे अपनी दुकान से, कोई पक्का नहीं है। जब तक वोट मिलने की गुंजाइश लग रही गांधी जी वहां रहेंगे, यही आपका काम है। गांधी जी के नाम से हम वोट ले रहे हैं। और क्या कर रहे हो आप? अपनी छवि सुधारने का कोशिश कर रहे हो। नहीं, ये आरोप तो पहले भी लगता रहा अनिल सोमत्री जी के। गांधी की फिलॉसफी पे क्या कर रहे हैं आप, ये बता दीजिए। नहीं, हाईजेक नहीं कर सकते, ये विचार कभी हाईजेक नहीं होता। विचार को आचरण में लाना पड़ता है, उसको ये कभी नहीं ला पाएंगे। ये विचार को अपने आचरण में कभी नहीं ला सकते। गांधी जो है एक पूरी व्यवस्था है, एक जीवन स्टाइल है, ये उसको आचरण में उतार ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक झूठ बोलने का प्रयत्न चलेगा आप गांधी हो ही नहीं सकते। रमेश शर्मा साहब, भोपाल सीट को लेकर संघ गंभीर है। दूसरी बात यह कि छिंदवाड़ा में दमदार चेहरा ना उतारना, इसके लिए भी संघ नाखुश है। अभी साथ ही साथ गुना विदिशा के प्रत्याशी को लेकर संघ लगातार बैठक करके बात कर रहा है कि आप वहां बेहतर प्रत्याशी उतारिए, अंदरूनी खींचतान खत्म हो, इसके लिए संघ बैठा है। और शिवराज सिंह चौहान जब पहले मुख्यमंत्री थे तब तो हर कोई उनकी बात सुनता था, आज उनका ही खुलकर विरोध होने लगा है। इससे भी संघ नाखुश है। वो चाहता है कि कम से कम एक सवाल पर, एक चेहरे पर तो आप लोगों की सहमति हो। जवाब दीजिएगा। देखिए, मोटे तौर पर चूंकि आपने बहुत सारे सवाल कर लिए, तो मोटे तौर पर चुनाव के प्रति हर व्यक्ति की दिलचस्पी होती है। और चूंकि एक राष्ट्रीय पर्व है चुनाव, उसमें अगर संघ की रुचि है तो उसमें कोई गलत नहीं है। संघ की कोशिश केवल इतनी है कि अच्छे लोग चुन करके वहां पर पहुंचे, ये उनकी संघ की कोशिश है। जहां तक उम्मीदवार के चयन का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। यदि किसी एक स्थान के लिए, यद्यपि ऐसा कम होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी एक स्थान के लिए मतलब आप लोगों का कोई दबाव नहीं होता, तो संघ केवल आप लोगों का कोई निर्देश निर्देश नहीं होता, संघ इस पर निश्चित रूप से संघ। तो फिर आप सर्वे क्यों करवाते? मैं समझता हूं संघ वाले मार्गदर्शन जरूर करते हैं, नीति विषयक। दबाव तरह की कोई बात संघ जो है किसी भी अपने संगठन पर दबाव कोई चलिए अनिल सोमत्री जी, ऐसे अनेक आपके पास हैं। इस पर जो मैंने सवाल पूछे थे रमेश शर्मा साहब से, आपने भी सुने होंगे, जरा एक दो सवाल पर अपना प्रकाश डालिए।
देखिए, मेरा ये कहना है कि संघ की बैठकें, संघ के कार्यक्रम, संघ की शाखा लगना नियमित काम है, और उसमें भाजपा के कोई व्यक्ति जाएंगे, कुछ पूछेंगे तो बता देंगे। भूपेंद्र जी जाएंगे तो उनको भी बता देंगे, मैं फिर बता दूं। और राहुल गांधी जी वो जनेऊ पहनने का जो ढोंग कर रहे हैं, भूपेंद्र जी जाएंगे क्या? भूपेंद्र जी आप संघ के दबाव में कर रहे हैं, उनको तो पूछिए। आप ज्वाइन करेंगे क्या आरएसएस? पूछिए, जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका मार्गदर्शन करेंगे। अरे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है भाई, आप कांग्रेस में रहते हुए जाके कोई बात पूछ सकते हैं। इनसे ये पूछें कि क्यों जाएंगे जी। जिंदगी में लॉजिक भी तो कोई चीज होती है, किस लिए जाएंगे? और आज की तारीख में संघ में जा कौन रहा है? इनकी शाखाओं में 2-2, 3-3 लोग आते हैं, अभी तो ये खुद नहीं जाते, तो दूसरों को क्या ये मोटिवेट करेंगे? चलिए, एक गंभीर सवाल ये था शाखाओं का हालत देख लें आप, मध्य प्रदेश आप उन में शाखाओं को कवर करें, कहीं 2 कहीं 3। ज्यादा भूमिका बढ़ गई है, या संघ दबाव बना रहा है, या फिर संघ नाखुश है? इसको लेकर ये डिबेट थी। लेकिन अनिल जी, आप इस डिबेट को जो है आप 1962 में ले गए, और भूपेंद्र गुप्ता साहब ने भी वहां से भी जवाब मांगने की कोशिश की, और आप जगह इनको डॉक्यूमेंट्स वो दे दीजिएगा जो ये मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका, अनिल सौमित्र जी आपका भी, और रमेश शर्मा आपका भी। नमस्कार।